नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी गठबंधन पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर महागठबंधन की मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश कर रहा है। तो बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव आयोग के इस पहल का स्वागत करते हुए तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि क्या मतदाता सत्यापन से डर लग रहा है, क्योंकि फर्जी वोटर से तेजस्वी को लगाव है। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची जारी करता है। सूची में फर्जी वोटर का नाम ना हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग मतदाता सत्यापन करने जा रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव का आरोप है कि सत्ताधारी गठबंधन निर्वाचन आयोग के जरिए महागठबंधन के वोटर का नाम हटाने और नए नाम जोड़ने की साजिश रच रहा है। तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास हैं ही नहीं, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। स्वाभाविक है, आप नाम बदल कर करके जमीन खरीद लेते हैं, कंपनी बना करके कंपनी की तब्दीली कर करके आप गड़बड़ झाला करते हैं, तो आपके जैसे लोग परेशान हो सकते हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक मतदाता सूची का पुनरीक्षण में जो आवश्यक प्रपत्र मांगा जाता है वह सहर्ष देने को तैयार होता है। पूर्व में भी होता आया है, आज भी हो रहा है। गरीबों का हक कौन छीन लेगा? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि विपक्ष अगर निर्वाचन आयोग के पारदर्शिता से घबरा गया है तो ये बहुत गलत बात है। तेजस्वी हो या चाहे कांग्रेस, क्या विपक्ष चाहता है कि पारदर्शिता के साथ चुनाव नहीं हो? क्या विपक्ष चाहता है जिनकी मृत्यु हो गई उनका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे? क्या विपक्ष चाहता है कि जो लोग बिहार में नहीं रहते हैं, दूसरे प्रदेश में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनका भी नाम रहे? ऐसा नहीं कि मतदाता सूची का सत्यापन कोई पहली बार हो रहा हो। 2003 में भी बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम हुआ था, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए थोड़े सख्त पैमाने तय किए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवा दिए हैं। यही नहीं, वोटर लिस्ट में वैसे लोगों के नाम भी हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं, वहां उनका वोटर लिस्ट में नाम है। घर घर जाकर सत्यापन से मतदाता सूची में मौजूद गड़बड़ियों को सुधारा जा सकेगा। हालांकि चुनाव से पहले इस कवायद ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, तेजस्वी यादव के निर्वाचन आयोग के फैसले पर उठाए गए सवाल से बिहार की सियासत आई है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव संवैधानिक संस्था को बार बार अपमानित करते हैं। पहले सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पर सवाल उठाते थे और अब चुनाव आयोग पर प्रश्न लगातार उठा रहे हैं। तेजस्वी को पता चल गया है कि चुनाव में वो बुरी तरीके से हारने वाले हैं। यादव जी अराजकता जंगल राज के युवराज हैं। इनके पिताजी को भी लोकतंत्र संविधान में विश्वास नहीं था, उनके पुत्र को भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है और संवैधानिक संस्था का ये बार बार अपमान करते हैं। पहले सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पर प्रश्न उठाते थे, अब चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं चुनाव बुरी तरह से हार रहा हूं। और बात अब महागठबंधन की करते हैं। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन लगातार बढ़ते जा रहा है। अब बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी ही पार्टी के स्टैंड को लेकर कंफ्यूजन गहराता हुआ दिख रहा है। ये पूरी कहानी समझाते हुए ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो और कौन बनेगा? तेजस्वी यादव सीएम बने। बिहार में खुद को ए टीम बनाने की कोशिश कर रही कांग्रेस सीएम फेस के सवाल से बचती आ रही है।
पर अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अखिलेश सिंह के बयान ने पार्टी के स्टैंड को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश ने कहा कि तेजस्वी के नाम पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है तो और कौन बनेगा? तेजस्वी यादव सीएम बने, फॉर्मेलिटी है। सीट शेयरिंग पे भी बातें हुई सर। अरे भाई, कोई इधर दिक्कत नहीं है। अखिलेश सिंह के बाद कांग्रेस के एक और नेता ने आरजेडी के सीएम दावेदारी को मजबूत किया। तेजस्वी को पसंद न आने वाले कन्हैया कुमार ने भी कह दिया कि सीएम आरजेडी से ही होगा। स्वाभाविक रूप से आरजेडी ज्यादा सीटों पे लड़ेगी, आरजेडी ज्यादा सीटों पे जीतेगी और संख्या बल उसके पक्ष में होगा, तो स्वाभाविक रूप से जो है मुख्यमंत्री पे उनकी दावेदारी होगी। इसमें कोई संकट है ही नहीं। तेजस्वी यादव खुद भी महागठबंधन का सीएम फेस अपने आप को बताकर जनता से मौका भी मांग रहे हैं। अभी भी 5 साल तेजस्वी को काम करने का मौका नहीं मिला और काम किया तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया। आज आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग जो है महागठबंधन इंडिया सरकार को देने का काम कीजिए। पर कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सीएम फेस के सवाल को टाल रहे हैं। यानी कांग्रेस सीएम फेस पर अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। ये फाइनल होना, हम कहा ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वक्त आएगा सारा तय हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सीएम फेस पर महागठबंधन में जारी फसाद को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तंज कसा है। महागठबंधन में इतनी भरास से लोगों के बीच में इतनी पार्टी जो है, जो लोग है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं। उस समय आने दीजिए। अभी देखिए हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव जी ने नामांकन दायर किया। लालू प्रसाद, देखिए आरजेडी कौन सी पार्टी? राजनीतिक कोई पार्टी? आरजेडी जो पार्टी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिस कंपनी का सीएमडी लालू प्रसाद यादव जी हैं। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने वाले अखिलेश सिंह को लालू प्रसाद का करीबी माना जाता है, जिन्हें कुछ वक्त पहले ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान छोड़नी पड़ी। अब उन्होंने पार्टी लाइन से इतर ये बयान दे दिया है कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। सीएम उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में ही दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस आगे क्या फैसला लेती है। पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार, भागलपुर से आशीष रंजन और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको जानलेवा स्टंट की तस्वीरें दिखाते हैं। पटना की कच्ची दरगाह से राघोपुर तक 6 लेन पुल पर बाइकर्स रील्स बनाने के चक्कर में जानलेवा स्टंट करते हुए दिखे। अब देखना यह होगा कि पटना पुलिस इन बाइकर्स पर कब तक एक्शन लेती है, जो मौत को खुलेआम दावत दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चमचमाती सड़क, सड़क पर फर्राटा भरती बाइक और बाइक के ऊपर जानलेवा स्टंट करता लड़का। फिर से इस स्टंटबाजी को देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महज 4 दिन पहले 23 जून को पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर तक 6 लेन पुल की सौगात बिहार के लोगों को दी, ये सोचकर कि लोगों का आना जाना आसान होगा, लोगों की जिंदगी खुशहाल होगी। लेकिन उनको क्या पता था कि फूहड़ भोजपुरी गीत बजाकर बिना हेलमेट लगाए बाइकर्स बाइक पर खड़े होकर 6 लेन पुल पर स्टंट करेंगे और ये भी भूल जाएंगे कि ऐसी हरकत से कभी भी जान जा सकती है। खैर, इस वीडियो में 2 युवक दिख रहे हैं, जिसमें से एक की बाइक का नंबर भी दिख रहा है। पुलिस जांच की बात भी कह रही है, लेकिन सवाल है कि बिहार में अच्छी सड़कें मिलेंगी तो खतरे से खेलेंगे लोग। रील्स के चक्कर में मौत को दावत क्यों? ऐसे लफंगों पर पुलिस कब कसेगी नकेल? कब होगा बाइकर्स गैंग पर एक्शन? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओयू ने बड़ा एक्शन लिया। मोतिहारी में पदस्थापित लेखपाल राजेश कुमार के कई ठिकानों पर ईओयू ने एक साथ धावा बोल दिया। राजेश कुमार के ठिकानों से कई कागजात भी मिले हैं, लेन देन के दस्तावेज जब्त किए गए।
लेखपाल पर शिकंजा कसने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में एक्शन जारी है। काली कमाई के धन कुबेरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य खाद्य निगम के लेखपाल राजेश कुमार के 6 से 7 ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया। आय से अधिक संपत्ति मामले में मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और वैशाली के साथ ही पटना में एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान ईओयू को कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संदिग्ध लेन देन के कागजात बरामद हुए हैं। चल अचल संपत्ति के साथ बैंक खातों की पासबुक और चेकबुक भी मिली है। इसके अलावा कीमती आभूषण और निवेश से जुड़े कागजात भी जब्त किए गए। राज्य खाद्य निगम में मोतिहारी जिले में पदस्थापित राजेश कुमार जो लेखापाल हैं, उनके 6 ठिकाने पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो रेड कंडक्ट कर रही है और आर्थिक अपराध इकाई की जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसके मुताबिक राजेश कुमार जो है वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 201.94% का जो है आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है। और इसी बाबत जो है आर्थिक अपराध इकाई की जो ये टीम है, ये गोला रोड का जो इलाका है वहाँ पे ये अपार्टमेंट है और यहीं पे आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है 505 फ्लैट नंबर उनका है। लेखपाल राजेश कुमार पर अपने पद का दुरुपयोग कर काली कमाई का आरोप है। राजेश कुमार पर आय से 201.94% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में लेखपाल राजेश कुमार पर ईओयू ने केस दर्ज किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है। लेखपाल के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी के बाद भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सवाल कि मंदिरों पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं। बिहार में मंदिरों पर बार बार हमले देखे जा रहे हैं। भागलपुर में प्राचीन धार्मिक स्थल पर बने बजरंग बली की पिंडी को तोड़ दिया गया। बजरंग बली की पिंडी को तोड़ने का आरोप मुस्लिम समुदाय पर लगा है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार में मंदिरों पर हमले नहीं थम रहे हैं, बार बार माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। ये तस्वीरें हैं भागलपुर के तमौनी गांव की, जहां प्राचीन धार्मिक स्थल पर बने बजरंग बली की पिंडी को तोड़ दिया गया। बजरंग बली की पिंडी तोड़ने का आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर है। ग्रामीणों का दावा है कि बिहार सरकार की जमीन पर सदियों से बजरंग बली की पिंडी बना है, जहां हिंदू समाज के लोग कई पीढ़ियों से रामनवमी के दिन ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन सरकारी जमीन के कुछ हिस्सों को मुस्लिम समुदाय के दबंग लोग कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए बार बार पिंडी को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। यही वो धार्मिक स्थल है जिसे कि क्षतिग्रस्त किया गया। इससे पहले तकरीबन 10 बार इस धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त किया गया। ग्रामीणों ने फिर इसे नए सिरे से निर्माण किया। वर्चस्व स्थापित करने की यह लड़ाई है और सरकारी जमीन को कब्जा करने के उद्देश्य से कुछ दबंग जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। किस तरह के लोग हैं और क्या मनसा है इस जमीन को लेकर? इनकी मनसा स्पष्ट है। सबसे पहला मनसा है कि इस धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करके इसका नामो निशान मिटा दिया जाए, उसके बाद सारी सरकारी संपत्ति को कैप्चर किया जाए। कजरैली के तमौनी गांव में बजरंगबली की पिंडी तोड़ने के बाद ग्रामीणों ने नए सिरे से पिंडी को बना दिया, लेकिन अभी भी गांव के लोग कई तरह की आशंका से सहमे हैं। बड़ा सवाल है कि बिहार में धार्मिक स्थलों पर हमले क्यों हो रहे हैं, मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, बजरंग बली की पिंडी तोड़ने वालों की गिरफ्तारी कब होगी, क्या माहौल बिगाड़ने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर बेतिया से आपको दे। बेतिया के नरकटियागंज से ये बड़ी खबर, जहां हरबोड़ा नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूबे हैं। 3 बच्चों के शव को स्थानीय लोगों के सहयोग से बरामद किया गया। जिन 3 बच्चों का शव निकाला गया है उनका नाम आशिक, रिजवान और दिलशाद है। और बड़ा अपडेट इस मामले में यह है कि जिस चौथे बच्चे की तलाश हो रही थी उसका शव भी बरामद कर लिया गया है। यानी कुल मिलाकर 4 बच्चे जो हादसे का शिकार हुए थे उनके शवों को बरामद किया जा चुका है। घटना के बाद प्रशासन की टीम देखिए मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घटना नरकटियागंज के गोपाल ब्रह्म स्थान स्थित हरबोड़ा नदी की बताई जा रही है, जहां पर गर्मी से
राहत पाने के लिए बच्चे नदी में नहाने गए थे। जानकारी जो परिजनों की तरफ से दी गई कि नहाने के दौरान नदी की गहराई में बच्चे चले गए और एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। और वहीं पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में गंगा में नहाने के दौरान 2 स्कूली छात्रों की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर दोनों स्कूली छात्रों का शव बरामद कर लिया है। मृतकों का नाम साहिल कुमार और करण कुमार बताया जा रहा है। दोनों मृतक तैलिक उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज के 10वीं के छात्र बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र स्कूल के अपने 4-5 अन्य दोस्तों के साथ स्कूल की छुट्टी होने के बाद भद्र घाट पर पहुंचते हैं नहाने के लिए। नहाने के दौरान गंगा की गहराई का अंदाजा नहीं होने पर साहिल कुमार और करण कुमार नदी की तेज धार में फंस जाते हैं। घटना के बाद से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तैलिक मध्य विद्यालय महाराजगंज। किस क्लास में था दोनों? क्लास 10th। और क्या क्या नाम था? एक का साहिल था, एक का करण। क्या तुम्हारी जानकारी क्या मिला? हाँ, दोनों पहाड़ी का था। तुम्हारी जानकारी क्या मिला तुमको? जानकारी हमें कोई फ़ोन किया था क्या कि करण और साहिल डूब गया। कि 2 बच्चे जो है नहाने के क्रम में गंगा नदी भद्र घाट में जो है डूब गए। तत्काल जो है पुलिस और एसडीआर की टीम वहां पहुंचकर जो है एसडीआर द्वारा खोज के बच्चे को निकाला गया है। दोनों को अस्पताल लेके आया गया है, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर राजधानी पटना से देते हैं, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने मध्य प्रदेश के 2 युवकों के अलावा 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। घटना के बाद एसएसपी का भी बयान इस पर आया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि इन सभी ने मिलकर पटना की एक युवती को शादी का झांसा देकर राजस्थान के कारोबारी को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। व्यापारी ने महिला को राजस्थान ले जाकर गलत धंधा कराने की कोशिश की। महिला मौका देखकर वहां से भागकर वापस पटना लौटी, जहां पीड़ित महिला ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। मामला उसने दर्ज करवाया और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है और इनके कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। एक ग्रुप है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में था और यहाँ की महिलाओं को बहला फुसला के ले जाकर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बेचने का कार्य करता था। इसी में एक मामला आया था जिसमें एक लड़की को यहाँ से स्टेशन से बहला फुसला के ले जाया गया था और दिनारा रोहतास में वहाँ पे जाकर उनकी शादी कराई गई और शादी के नाम पे उनको ले जाकर राजस्थान में बेच दिया गया है। इसमें जब इसमें कार्रवाई की गई तो इसमें जो बीच में जो ब्रोकर काम किए थे उसमें कुछ महिलाएं थीं और कुछ मध्य प्रदेश के लड़के थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है इसमें। और इसमें बताया गया है कि पूर्व में भी ये काफ़ी संख्या में महिलाओं के यहाँ से भेजे हैं। इसमें अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से एक तो रोहतास के रहने वाले हैं, एक भोजपुर की रहने वाली महिला है जिनके घर पे रखा जाता था और 2 मध्य प्रदेश के लड़के हैं। इसके अलावा जब यहाँ रेड हुआ था तो शादी जहाँ पे होती थी उस मैरिज हॉल के व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली बड़ी खबर नालंदा से, जहां नालंदा में सोहसराय थाना क्षेत्र के आशा नगर मोहल्ले में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में दंपति अभिषेक विश्वकर्मा और उसकी पत्नी साक्षी विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। दोनों किराए के मकान में रह रहे थे। किराए के मकान में ही मौत का सामान बनाया जा रहा था। पुलिस ने 2 मैगजीन, इसके साथ ही 7 अर्धनिर्मित पिस्टल का बैरल, मोबाइल फोन, बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण को बरामद किया है। पिता अनुज कुमार वो वहाँ रहते थे, जिनका ननिहाल जो है वो मुंगेर में है। और उनके द्वारा जो है जब घर पे हमारे द्वारा टीम के द्वारा जब रेड की गई तो काफ़ी भारी मात्रा में जो है अवैध हथियार निर्माण की सामग्रियां बरामद हुई। फैक्ट्री जो मिनी गन फैक्ट्री के संबंध में जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी जो मशीन होती है वो भी हमने सबने बरामद की और इस कार्य में उनकी पत्नी जो है वो भी उनका सहयोग करती थी। अगली खबर जमुई से, जहां जमुई की एक लड़की जिसका नाम प्रिया भारती बताया जा रहा है, उसने पहले हरियाणा के युवक को हनी ट्रैप में फंसाया और फिर उससे 5 लाख रुपए की ठगी की गई। जब युवक ने पैसों की मांग की तो युवती ने युवक को मुंगेर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। करीब 6 महीने बाद पुलिस को इसके बारे में
जानकारी लगी और इस मामले में देखिए बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। हरियाणा एसटीएफ और जमुई पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि मामले को लेकर हरियाणा पुलिस ने जमुई पुलिस को सूचित किया था। इसके बाद एसडीपीओ सतीश सुमन के नेतृत्व में एक टीम का गठन भी हुआ। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की है, लेकिन अभी भी कई आरोपी हैं जो कि फरार हैं। मामले पर न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन की पूरी रिपोर्ट देखिए। जो लड़का हिसार से जो गायब हुआ था, गुम हुआ था, वो एक हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। उसे एक लड़की जो है यहाँ मुंगेर बुलाई थी और उसके बाद अपने सहयोगी के साथ मिलकर के उसकी हत्या कर दी। ये गिरफ्तार जो सुमित है, वो जो लड़की है उसका ये भाई है, उसकी अभी गिरफ्तारी है। बाकी उसमें और भी जो नाम आए हैं उसकी भी फिर गिरफ्तारी की जाएगी। वो तो मैके में रहती है, मैके में होगी, वो तो मैके करके जाती है यहाँ से। शादी नहीं किए, वो अपने लव मैरिज किया, भाग के हाँ। जमुई की एक महिला ने फेसबुक पर हरियाणा के हिसार के प्रवीण टंडन से दोस्ती की और फिर उसे प्रेम जाल में फंसाकर 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब प्रवीण ने पैसे की मांग करने लगा तब फिर उस महिला ने अपने भाइयों और पति के साथ मिलकर प्रवीण टंडन की हत्या कर दी। मुंगेर से 100 बरामद हुआ और इस मामले का उद्भेदन 6 महीने के बाद पुलिस ने किया है। जहां तक अगर बात करें तो प्रिया भारती जो महिला थी, उसके एक भाई को हरियाणा पुलिस और जमुई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभी देखा जाए तो जो महिला है प्रिया भारती, उसका पति राजू शर्मा और महिला के 3 और भाई लापता है, फरार है। पुलिस जांच कर रही है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर देते हैं। सीएम नीतीश कल देंगे नियुक्ति पत्र। 21,391 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सीएम की तरफ से दिया जाएगा। 28 जून को बापू सभागार में कार्यक्रम होगा। बिहार में कानून का राज स्थापित है, सीएम नीतीश कुमार का ये बयान आपको बता रहे हैं। विधि व्यवस्था सुदृढ़ रहे, यही प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए नियुक्ति हो रही है। अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, लोगों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सरकार की प्राथमिकता यही है कि लोगों को बेहतर सुरक्षा मिले, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है और इसी कड़ी में आरजेडी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखा है। जहां आरजेडी नेता अजीत यादव समेत कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सभी को पार्टी ज्वाइन कराई। पार्टी में स्वागत करते हुए सदस्यता ग्रहण कराई गई है। दल बदल की राजनीति देखिए अब तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनाव बेहद पास है। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के लिए बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं आरजेडी के नेता अजीत यादव। कई कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा है। ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब दिलीप जायसवाल ने सदस्यता पार्टी की दिलाई अजीत यादव को। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि आरजेडी के कई और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन आज थामा। बहुत बड़ी बात जो कि राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही वरिष्ठ नेता और शाहाबाद और मगध के धरती पर डॉक्टर अजीत यादव जी की एक बहुत बड़ी पहचान है। और ऐसे वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं डॉक्टर अजीत यादव जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चलिए पटना से आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। 30 जून को महागठबंधन की 5वीं बैठक होने वाली है। तेजस्वी यादव करेंगे बैठक की अध्यक्षता। महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी। महागठबंधन के सभी दल के प्रमुख नेता भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। महागठबंधन के नेता चुनाव पर रणनीति तैयार करेंगे और तेजस्वी के आवास पर ही ये बैठक बताई जा रही है।
एक पोलो रोड पर ये अहम बैठक बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, इसके साथ ही चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हो सकती है। अगली खबर बक्सर से, जहां बक्सर नगर परिषद के 2 पदों के लिए मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल यानी कि 28 जून को मतदान यहां पर कराया जाएगा, जबकि मतगणना 30 जून को होगी। मतदान की प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो सके, इसके लिए सभी बूथों पर पहुंचकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए हैं। बक्सर से आपको संवाददाता पुष्प राज की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बक्सर नगर परिषद के उप चुनाव को लेकर के बक्सर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी बक्सर बाजार समिति में हैं। यहाँ पर बक्सर में कुल 136 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 1,12,000 जो मतदाता हैं वो कल वोटिंग करेंगे। बक्सर नगर परिषद में जो उप मुख्य पार्षद का जो पद होता है इसके लिए वोटिंग होगी और एक पार्षद के पद के लिए वोटिंग की जाएगी। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और वहीं पटना जू आने वाले पर्यटकों को अब क्यूआर कोड के जरिए पटना में लगे पेड़ों की जानकारी मिलेगी। पटना जू में हजारों पेड़ हैं और उन पर एक-एक करके क्यूआर कोड लगाए गए हैं ताकि लोगों को उनके बारे में जानकारी मिल सके। आपको संवाददाता विनीता मिश्रा की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना जू आने वाले पर्यटक अब पटना जू में लगे पेड़ों की जानकारी एक स्कैन करके ले सकते हैं। जी हाँ, पटना जू में यूं तो हजारों पेड़ पौधे हैं, लेकिन अब जो मेन रास्ते हैं पटना जू के गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक, उसके भी जितने भी बड़े बड़े पौधे हैं, पेड़ हैं, वहाँ पर क्यूआर कोड लगाया जा रहा है। यानी एक स्कैन से आप इस पेड़ के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। इसका नाम क्या है, इसके वैज्ञानिक का नाम क्या है, हालांकि नाम अंकित भी किया गया है, यहाँ देख सकते हैं। नीलगिरी इस पेड़ का नाम है। यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी लगाया गया है, इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। साथ ही साथ जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे आपको इस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं अशोक का ये बड़ा सा वृक्ष है और यहाँ भी क्यूआर कोड लगाया गया है। यानी अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप अपने मोबाइल से जैसे ही स्कैन करेंगे आपको इसके बारे में जानकारी पूरी मिल जाएगी कि पेड़ का नाम क्या है, इसके वैज्ञानिक का नाम क्या है, इसके बारे में जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए सब मिल जाएगी। और यहाँ देख सकते हैं पटना जू में जितने भी पेड़ पौधे हैं, खासकर जो पुराने पेड़ हैं, उन पर ये क्यूआर कोड लगाया जा रहा है। एक एक करके लगभग सैकड़ों से अधिक ऐसे पेड़ हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, उन पर क्यूआर कोड लगा दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं जैसे ही गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 का जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं, स्कैन की सुविधा है। और यहाँ देखिए एक कुसुम का पौधा दूर से भी यहाँ नजर आ रहा है, नाम कुसुम है, वहाँ पर क्यूआर कोड भी अंकित किया गया है। आप उसको स्कैन करेंगे, ये पेड़ कितना पुराना है, इसका नाम क्या है, इसके वैज्ञानिक का नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये क्यों फायदेमंद है, इसे क्यों लगाया जाता है, तमाम जानकारी आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करने से ही मिल जाएगी। यानी पटना जू में जितने भी पेड़ पौधे हैं अब डिजिटल तरीके से उनकी पहचान की जा सकेगी। हजारों लोग हर दिन पटना जू में आते हैं और ऐसे में जो भी पर्यटक, जो भी दर्शक पटना जू में आए, अगर पेड़ पौधों की जानकारी वो चाहते हैं तो अब वो डिजिटल तरीके से पटना जू में लगे पुराने से पुराने पेड़ों की जानकारी ले सकते हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ।